सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुरखरू तो हो गए, लेकिन जो घाव लगे हैं उनके ख़ानदान पर उसका दर्द अभी बाकी है। अगर आप उनकी ज़ौजा का ख़त, खुला ख़त जो उन्होंने बनाम लिखा इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के, उसको पढ़ें तो ये वाज़े हो जाएगा कि कितने गहरे ज़ख्म हैं जो ये दिल पे लिए हुए हैं और कैसे इंसाफ के अभी भी मतलाशी हैं। बड़ा दिलचस्प ख़त इस लिहाज से भी है कि आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि महज ताकतवर होना या अहम ओहदे पर फायज़ होना या किसी ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखना जो जाना पहचाना हो, जिसकी बड़ी कंट्रीब्यूशंस हों। और क़य्यूम सिद्दीकी ने एक ज़बरदस्त इंटरव्यू में जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ जो उन्होंने बातचीत की, वाज़े अंदाज से बताया कि इस ख़ानदान की हिस्ट्री क्या है। ये काफ़ी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अगर आपको एक ख़ास तर्ज से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा हो, अतात पर मजबूर किया जा रहा हो और आप उस अतात को कबूल ना करें तो फिर उसके नतायज आपको भुगतने पड़ते हैं, इस बात से कतई नज़र कि आप कौन हैं। हाँ, अगर आप असर रसूख वाले हैं, पोजीशन वाले हैं तो अपना मुकदमा खूब लड़ सकते हैं, लेकिन ये ना समझें कि आपकी बचत हो जाएगी। तो इस ख़त को पढ़ने से आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में निज़ाम चलता कैसे है। इस ख़त में उन्होंने बताया कि किस तरह उनको नोटिस में मौसूल हुए एक ऐसे तरीके से जिसमें उनको सोची समझी साजिश नज़र आती है। एक नोटिस उस दिन मौसूल हुआ जब उनके वालिद की मौत हुई, फिर उस नोटिस की जो फॉलोअप था, 8 नोटिस उस रोज़ मौसूल हुए जब उनके वालिद की बरसी थी, यानी 1 साल के बाद। फिर जब जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया तो उस रोज़ दायर किया गया कि जब उनके ससुर एक बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन के अंदर से गुज़र रहे थे, उनकी बेटी एक कॉम्प्लिकेटेड ज़िचगी के अमल से गुज़र रही थी। उनका ख्याल ये है कि ये तमाम नोटिस देना, कब देना, इसका तयन किया जाता था सोचे समझे तरीके से, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको ज़हनी अजियत में मुब्तला किया जाए। इस ख़त के मुताबिक इस तमाम किस्से का आगाज़ उस वक्त हुआ जब इस ख़त में लिखा है, मेरे शौहर ने फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया। आपकी यानी इमरान खान साहब की पीटीआई हुकूमत और इत्तेहादी एमकेएम को ये अच्छा नहीं लगा कि 12 मई 2007 का दिन याद दिलाया जाए जब कराची की गलियों में शहरियों का बेदर्दी से कत्ल किया गया। आपको भी अच्छा नहीं लगा कि आपको डी चौक पर अपनी 126 दिन की डांस पार्टी याद दिलाई जाए। और आपको ये भी बुरा लगा कि मेरे शौहर को जो प्लॉट्स दिए जाने थे उन्होंने उनको लेने से इनकार कर दिया, जबकि आप तो प्लॉट लेते गए। एक तो झूठा बयान हल्फी जमा करके आपकी जायदाद नहीं है वज़ीर आला पंजाब से और एक और उस वक्त के वज़ीर आज़म से। ये शायद हमें इस वजह से हदफ बनाया जा रहा है कि हम बरसरेआम अपने असासे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ज़ाहिर कर दिए हैं, जिससे आपको और आपके साथियों को शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि आप और आपकी हुकूमत के कई अफराद टैक्स या तो देते ही नहीं या बहुत कम देते हैं और अपने बेतहाशा असासों की वजाहत पेश नहीं करते। तो पस मंज़र अपनी तरफ से उन्होंने बताया कि तमाम किस्से का आगाज़ कब हुआ और जो मसाइल टूटे जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़ानदान पर, उसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं। जो फ़रोग़ नसीम साहब हैं कानूनी माहिर और जस्टिस काजी फायज ईसा से मुतल्लिक़ तमाम मामला हुआ, उसके जो करता धरता हैं उनमें से एक, उनके बारे में जब बात की तो बताया कि फ़रोग़ नसीम साहब जुज़वक्ती वकील, जुज़वक्ती वज़ीर कानून और हर वक्त अपने लीडर की खुशामद करते हुए जैसे कि उसे नेल्सन मंडेला से तशबीह देना, ये ज़िक्र कर रही हैं जब उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को नेल्सन मंडेला से मिला दिया था। मौसूफ़ अपने आइनी मनसब और कौमी ख़जाने का गलत इस्तेमाल करते रहे और बताते हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि अपने शौहर की मौत पर मुझे सत्ती नहीं होना पड़ेगा और उनकी चिता जलाने से बचने पर मैं उनकी पेंशन भी ले सकूंगी। ये कुछ बयानात हैं जो फ़रोग़ नसीम साहब के हवाले से उनसे मंसूब हुए, जो उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा की बेगम के बारे में कहे। ये भी उन्होंने बताया कि जब उनको मौत की धमकियां दी जा रही थीं तो उस शख्स को कैसे
अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया, उसके ख़िलाफ़ पहले FIR दर्ज नहीं करवाई गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, फिर FIR दर्ज करवाई भी गई तो FIA वालों ने करवाई। तो एक ऐसा शख्स जो खुलेआम बैठकर सुप्रीम कोर्ट के जज को मारने की धमकी दे रहा है, उसको किस अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया। मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो PTI के दूसरे करता धरता हैं एहतसाबी मामलात के ऊपर और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मामलात के ऊपर, उनका भी काफ़ी तफसील से इस ख़त के अंदर ज़िक्र है। और ये बताया है कि वो नैब में 8,135 रुपये की तनख्वाह पर मुलाजमत करते थे, लेकिन उसके बाद उनकी किस्मत जैसे तब्दील हुई उसका भी उन्होंने हिसाब किताब नहीं दिया। उनके जो मजहबी अफकार हैं उसके बारे में भी लिखा गया, लेकिन मैं उस तनाज़े में नहीं पढ़ना चाहता। ये बड़ा दिलचस्प है इस ख़त का जो आखिरी हिस्सा है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जनाब इमरान ख़ान, अगर आप भी लंदन जायदादों के बारे में या उनके ख़रीदने से मुतल्लक मुतमईन नहीं हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि टेलीविज़न पर बराह रास्त नशरियात में आएँ और मेरा सामना करें। मैं दुनिया को अपनी आमदन, बचत, मनी ट्रेल और अपनी जानिब से अदा किए गए टैक्स दिखाऊंगी और आपसे भी तवक्को रखती हूँ कि आप भी ऐसा ही करेंगे। वज़ीर आज़म साहब, मैं आपके जवाब का शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ। मिसेस सरीना ईसा। नीचे उन्होंने बताया कि वो कहाँ पे रहती हैं। नंबर 7 जजेस एनक्लेव, बिलमुकाबिल पंजाब हाउस, F5 इस्लामाबाद। क्या वज़ीर आज़म ये चैलेंज कबूल करेंगे? ज़ाहिर है वो चैलेंज कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अगर करेंगे तो बड़ा दिलचस्प होगा। देखें, ये किसी जज का मामला नहीं रहा, ये एक साइल है जिसकी नाम पर, जिसके इज़्ज़त पर बट्टा लगा है, जिसको जज्बाती तौर पर मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है, जिसको कटहरे में खड़ा किया गया है, जिससे पूछ प्रतीत की गई है और जिसके पास अपने साथ होने वाली जो मुबैना नाइंसाफ़ियाँ हैं उनकी एक लंबी तफसील है। और अदालत के फ़ैसले के बाद जिसने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को रिस्टोर किया, अब वो मुबैना नाइंसाफ़ियाँ भी नहीं कहा जा सकता, उनमें से बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ साबित भी हो गई हैं, लेकिन इनका ग्रीवेंस जो है, इनका दुख जो है अपनी जगह पर बाकी है। तो वज़ीर आज़म साहब अक्सर ये कहते हैं कि बाहर के मुल्कों में ऐसे होता है, रियासत मदीना में ऐसे होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मिसालें देते हैं, बताते हैं कि पूछ प्रतीत का ये आलम होना चाहिए कि अपने हिस्से से ज़्यादा अगर आपके पास एक चादर भी हो तो उसकी भी वजाहत होनी चाहिए, और जो रियासत मदीना का वाली है वो कैसे शहरियों के सामने जवाबदेह है। ये तमाम बातें आप सुनते रहते हैं। अब एक साइल है जिसका इतना बड़ा मुकदमा है, वो वज़ीर आज़म को खुला ख़त लिख रही हैं और कह रही हैं कि मेरे पास जो जायदादें जो मैंने ज़िंदगी भर में कमाया, जिस तरीके से कमाया, जैसे डिक्लेयर किया, वो मैं आवाम के सामने रखने को तैयार हूँ। आप भी ऐसा ही करें उस प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम होगा नहीं, जाहिर है कभी एंगेजमेंट होगी नहीं। इमरान खान साहब कभी इस किस्म के कंपटीशन में नहीं पड़ते हैं। उनको एक मुकम्मल तौर पर आप समझें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए, उनको कंट्रोल्ड सवाल चाहिए, उनको कंट्रोल्ड माहौल चाहिए, उनको सिर्फ ऑडियंस चाहिए, उनको इंटरेक्शन नहीं चाहिए। तो वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस ख़त के अंदर छुपा हुआ, और वाज़े अंदाज से भी आपको वो नज़र आता है जब नाइंसाफ़ियों की तफसील बयान की जाती है, जब शहजाद अकबर के बारे में बात की जाती है, जब फ़िरोज़ नसीम के बारे में बात की जाती है, जब इस मुकदमे का पस मंज़र बताया जाता है। वज़ीर आज़म को ये कहा जाता है कि आप ने इसके अंदर कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हिस्सा डाला। तो एक किस्म की पब्लिक FIR जो है वो दर्ज की जाती है, इखलाकी FIR आप इसको कह सकते हैं, जो वज़ीर आज़म की तरफ भेजी गई है। वज़ीर आज़म को इसका जवाब देना चाहिए। बहुत अच्छा हो कि किसी मनाजरे में इसका जवाब दे दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो इसका जवाब बनता है। बहरहाल ये खुला ख़त है और सबके पढ़ने के लिए है, और लोग इसको पढ़ेंगे भी। और ये जितनी दस्तावेज़ात हैं इस केस की भी और दूसरे केसेस की भी, जब ताकत ख़त्म होगी तो ये दस्तावेज़ात बहुत बड़े बड़े हवाले बन जाएंगे। ये आप जहन में रखिएगा कि इस वक्त जो आपको खाली खुली एक खुला ख़त नज़र आ रहा है, या खाली खुली खुले तनाज़े नज़र आ रहे हैं, जिसको लपेट दिया जाता है, जिसको इग्नोर कर दिया जाता है, आने वाले सालों में बहुत बड़े बड़े हवाले बन सकते हैं। और इनके जवाब
फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ देने पड़ेंगे। यानी जो चीज़ आपने मौखर की, जो जवाब आपने नहीं दिए, फिर आपको मज़ीद वजाहत के साथ बयान देने पड़ेंगे, वजाहतें देनी पड़ेंगी और ऐसे वक्त में देनी पड़ेंगी जब मीडिया भी साथ नहीं होगा और एक पेज भी मौजूद नहीं होगा। तो बेहतर है कि पहले से ही एहतमाम कर लिया जाए और जब हालात निस्बतन ताकत के मुवाफिक हैं तो कुछ ना कुछ इसका जवाब दे दिया जाए।